नमस्कार। आज हम बात करेंगे हिंदी नाटक के बारे में। ठीक है, इससे पहले हम हिंदी उपन्यास, हिंदी कहानी, हिंदी निबंध की बात कर चुके हैं। आज हम हिंदी के नाटक की बात करेंगे। हिंदी नाटक, इसका स्वरूप, उद्भव और विकास के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एकांकी जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में नहीं है, नेट के सिलेबस में दी हुई है। ठीक है, थोड़ा सा लेकिन सहायक प्राध्यापक के सिलेबस में भी हमें इस हिसाब से देख लेना चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं पूछ लिया जाता है एकांकी के बारे में। नाटक आपके पाठ्यक्रम में ऐसे अलग से दिए नहीं है, परंतु आपके पाठ्यक्रम में ये मेंशन किया गया है कि हिंदी निबंध, नाटक और आलोचना का स्वरूप, उद्भव, विकास, प्रमुख निबंधकार, नाटककार और आलोचक। ठीक है, मतलब कि आपसे नाटककार के बारे में या प्रमुख नाटकों के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, मतलब नाटक दिए हुए हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। नाटक भी आपके दिए हुए हैं, जैसे कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र का अंधेर नगरी नाटक है, चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद का है, लहरों के राजहंस मोहन राकेश का, इंद्रयोग धर्मवीर भारती का और कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर का नाटक आपके पाठ्यक्रम में दिया हुआ है। इसलिए इस लिहाज से आप सबके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। एक अंक की आपका कोई अलग से दिया नहीं है। तो हिंदी नाटक, ठीक है, नाटक क्या है? नाटक में सिर्फ रंगमंच से जुड़ जाती है, तो अलग से इसमें क्या हो जाता है कि रंगमंच से जुड़ी हुई एक विधा है। ठीक है, क्या है ये? रंगमंच से जुड़ी हुई एक विधा है, जिसे अभिनय करने वाले कलाकारों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, इसको कौन प्रस्तुत कर रहा है? अभिनय करने वाले कलाकार इसको प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये क्या है? इसको प्रस्तुत कर रहे हैं, अभिनय रंगमंच पे ये प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, मतलब बाकी सब चीज़ें क्या कर रहे थे? रंगमंच से इसका किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं था, जबकि नाटक का रंगमंच से सीधा सीधा संबंध होता है। नाटक वही है जो रंगमंच पे प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, क्लियर है? नाटक की परंपरा बहुत प्राचीन है। यह अपने जन्म से शब्द की कला के साथ साथ अभिनय की महत्वपूर्ण कला भी रहा है। मतलब इसमें अपने जन्म के साथ साथ अभिनय हमेशा रहा है। ठीक है, मतलब नाटक जो है वो अपने साथ अभिनय लेकर हमेशा हमेशा चलता रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। हिंदी नाटक का उद्भव और भूमिका। अगर हम हिंदी नाटक के उद्भव की बात करें, उसकी भूमिका की बात करें, तो हम उद्भव की बात देखते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को नाटक का जनक और हिंदी नवजागरण का अग्रदूत माना जाता है। मतलब जो हरिश्चंद्र जी हैं, उनको ही अब हिंदी नाटक का जनक या हिंदी नाटक का अग्रदूत या हिंदी नवजागरण का अग्रदूत मानते हैं। मतलब अगर हिंदी नाटक का उद्भव और विकास अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी नाटक का उद्भव कब हुआ है, तो आपको भारतेंदु युग ही लगाना है। ठीक है, मतलब भारतेंदु युग में ही हुआ होगा, इसलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ही उसके प्रवर्तक माने जा रहे हैं, उसके अग्रदूत माने जा रहे हैं। हालांकि इन्हीं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इनके पिताजी, ठीक है, इन्हीं के पिताजी का नहुस नाटक को प्रथम हिंदी नाटक माना है। ठीक है, तो अपन आगे इन सब पे आगे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इन्हीं सब पे हम आगे चर्चा करेंगे। पर यहाँ आपको ये जान लेना आवश्यक हो जाता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी नाटक का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। उनका हिंदी नवजागरण का अग्रदूत माना जाता है। क्लियर है? हिंदी नाटक का आरंभ जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही स्वीकार किया जाना चाहिए, क्योंकि इनसे पूर्व नाटक के नाम से जो रचनाएं मिलती है वो नाटकीय, काव्य अथवा संस्कृत के अनुवाद के ही मात्र हैं। मतलब इससे पहले नाटक के नाम से लग तो रहा है कि आपको रचनाएं तो मिली हैं, उनमें नाटक शब्द भी है कि हाँ भैया ये नाटक है, परंतु या तो वो संस्कृत, मतलब या तो वो नाटकीय काव्य है या वो संस्कृत के अनुवाद मात्र हैं। वो हिंदी में नाटक जैसी कोई चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि उनमें जो नाट्य कला है उसके तत्वों का अभाव आपको देखने को मिलेगा। जैसे प्राणचंद्र चौहान जी का रामायण महानाटक 1610 में आ गया है। ठीक है, उदयकृत जो उदय थे हमारे, उन्होंने हनुमान नाटक लिखा 1840 में। ठीक है, पद्यात्मकता है और नाटक की रचनाएं, ये मतलब ये नाट्य रचनाएं नहीं मानी जाती है दोनों। मतलब हनुमान नाटक और रामायण महानाटक दोनों जो है वो आपकी क्या नहीं मानी जाती है? नाट्य रचना नहीं मानी जाती है। इसलिए क्या कहा जाता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही नाटक का जन्मदाता या अग्रदूत माना जाता है। क्लियर है? ये दोनों रचनाएं आपको भैया बहुत इंपॉर्टेंट रूप से याद रखनी है। यहाँ अपन ने डायरेक्ट लाइन में पढ़ी है, आगे अपन नीचे इनको भी पढ़ेंगे, इसलिए दोनों रचनाएं आपको याद रखना है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है ये। आधुनिक काल में भारतेंदु जी के पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास जी ने नावस लिखा था। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने प्रद्युम्न विजय लिखा, शीतला प्रसाद ने जानकी मंगल लिखा। ठीक है, राजा लक्ष्मण सिंह ने शकुंतला, श्रीनिवास दास ने तत्वा संवरण लिखा,
इन नाटकों की रचना की। 1968 ईस्वी में भारतेंदु जी के विद्या सुंदर नाटक प्रकाशित हो चुका था। यह नाटक पंचाशिका का हिंदी अनुवाद है। मतलब ये सब के सब नाटक आपको याद रखना है। वो गोपाल चंद्र गिरधर दास जी का नहुस नाटक 1857 हो, या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश जी का आपका क्या हो प्रद्युम्न विजय हो, या शीतला प्रसाद जी का जानकी मंगल हो, या राजा लक्ष्मण सिंह का शकुंतला हो, या लाला श्रीनिवास दास का तत्वा संवरण हो। ठीक है, ये सब के सब नाटक आपको इनके नाटककारों के साथ याद रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से। क्लियर है? चलिए, यह नाटक पंचाशिका का ये हो गए। फिर हम चलते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने पिता गोपाल चंद्र गिरिधर दास द्वारा लिखित जो नाटक था, जो नहुस था, 1857 में जो लिखित था, उसको हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक माना है। भारतेंदु जी ने राजा लक्ष्मण कृत शकुंतला नाटक को हिंदी का दूसरा नाटक माना है, और जो स्वयं ने विद्या सुंदर लिखा है उसको तीसरा, और जो श्रीनिवास दास ने तत्वा संवरण लिखा है इसको चौथा नाटक माना है। नेट वाले थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान देख लो, जो पैटर्न चेंज हुआ है उस पैटर्न के अनुसार आपको क्रम पूछा जा सकता है कि भारतेंदु जी ने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नाटक किसे माना है। ठीक है, अगर आपसे क्रम पूछ लिया जाता है तो आपको ये क्रम पता होना चाहिए कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा किसे माना है। तो पहला उन्होंने किसको माना है? अपने पिताजी के नाटक को माना है। दूसरा उन्होंने किसके नाटक को माना है? राजा लक्ष्मण सिंह को माना है। नहीं, दूसरा स्वयं के नाटक को माना है। तीसरा श्रीनिवास दास को माना है। ठीक है, ऐसे करके उन्होंने माना है। ठीक है, ठीक है, ये अपना 1 मिनट है ना, अपन एक बार दोबारा क्लियर कर ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है, पहला इन्होंने अपना क्या हो गया, नहुस जो नाटक था किनका है? गोपाल दास गिरधर दास को प्रथम मौलिक रचना माना है। लक्ष्मण सिंह को क्या माना है? दूसरा माना है। ठीक है, स्वयं का क्या हो गया? तीसरा है, और जो तत्वा संवरण चौथा नाटक हो गया। ठीक, क्लियर है? कुछ विद्वान जीवन नरेश विश्वनाथ सिंह द्वारा रचित आनंद रघुनंदन को हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक मानते हैं। अब ये नए आ गए, जीवन नरेश विश्वनाथ सिंह द्वारा आनंद रघुनंदन लिखने वाले ये लोग हैं। मतलब ये आनंद रघुनंदन लिखा है विश्वनाथ सिंह जी ने। कुछ लोग उसको भी हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक मानते हैं। ठीक है, किसको मानते हैं? आनंद रघुनंदन को। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए, हिंदी का प्रथम नाटक मतलब नाटक कौन सा है, उसको किसने माना है, और नाटककार उसका कौन है, ये देखते हैं। पहले है दशरथ ओझा जी। ठीक है, ये गे सुकुमार रास मूल नाटक है, भाषा अपभ्रंश है, और मूल नाटककार है देल्हड़, छोड़ दो। गणपति चंद्र गुप्त जी हैं। गोरक्ष विजय नाटक है, मैथिल भाषा में लिखा गया, और विद्यापति इसके मूल रचनाकार है। ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा याद रखना है, गोरक्ष विजय। ठीक है, गणपति चित्रगुप्त मान रहे हैं। फिर डॉक्टर बच्चन सिंह आनंद रघुनंदन को मान रहे हैं, ब्रजभाषा इसकी भाषा है। महाराज विश्वनाथ सिंह जो अभी अपन ऊपर पढ़ के आए थे रीवा वाले। ठीक है, फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल आनंद रघुनंदन को ही मान रहे हैं, ब्रजभाषा वाले को विश्वनाथ सिंह का जो नाटक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र अपन ऊपर पढ़ के आए, नहुस को मान रहे हैं, ब्रजभाषा में रचित है। गिरधर दास गोपाल चंद्र ये इनके स्वयं के पिताजी के नाटक को पहला नाटक मान रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये आपके किस किस को आपको याद रखना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह और कौन अपने गणपति चंद्र गुप्त। इनको 4 लोगों को आपको थोड़ा सा विशेष रूप से याद रखना है कि किसने किसके नाटक को प्रथम मौलिक नाटक माना है। ठीक है, तो ये बात आपको विशेष रूप से याद रखनी है। ठीक है, तो आपका काम हो जाएगा, अन्यथा फिर आप बाद में पेपर में फिर ढूंढते हो, फिर मिलता नहीं है, फिर बोलते हैं कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। ठीक है, क्लियर है? आगे हिंदी नाट्य साहित्य का विकास हम देखें तो हिंदी में नाटक स्वरूप का समुचित विकास आधुनिक युग में ही हुआ है। पढ़ते आ ही रहे भी अपन ने। हिंदी में नाटकों में जयशंकर प्रसाद का स्थान केंद्रीय महत्व रखता है। हमने कहा उपन्यास में हमने पढ़ा, तो किसका पढ़ा? हमने पढ़ा उपन्यास में प्रेमचंद्र जी। हमने कहानी में प्रेमचंद्र को पढ़ा। हमने निबंध में पढ़ा तो शुक्ल जी को पढ़ा, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा ना। भाई हम नाटक में बात करते हैं तो केंद्र में हम जयशंकर प्रसाद जी को रखते हैं, और उन्हीं को केंद्र में रखकर फिर हम नाटकों को विभिन्न युगों में बांट देते हैं। कैसे बांट देते हैं? ऐसे बांट देते हैं। तो प्रसाद के पूर्व हिंदी नाटक, प्रसाद के युगीन नाटक, प्रसाद के बाद के नाटक, प्रसाद के बाद और स्वतंत्रता के बाद के हिंदी नाटक।
ठीक है, हम 4 योग में मतलब प्रसाद को केंद्र में रखकर हम हिंदी नाटकों का वर्गीकरण रखते हैं। ठीक है, फिर पहले सबसे पहले आएगा प्रसाद पूर्व हिंदी नाटक। ठीक है, चलिए प्रसाद पूर्व में क्या है, खड़ी बोली में प्रथम आधुनिक नाटक लिखने का श्रेय भारतेंदु जी को प्राप्त है। भारतेंदु का युग नाट्य साहित्य का प्रथम चरण है, ये तो पहले चरण हम पढ़ रहे हैं तो प्रथम है ही। यह दौर सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक परिवर्तनों का दौर था, बिल्कुल दौर था कि नहीं दौर भाई साहब। 1857 की क्रांति हुई, ठीक है, उसी टाइम पे सारी चीजें परिवर्तित हो रही थी कि नहीं हो रही थी। सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, सांस्कृतिक हो रहा है, राजनीतिक परिवर्तन, सब कुछ परिवर्तन हो रहा है। एक वर्ग पाश्चात्य संस्कृति का समर्थक था, दूसरा उसका विरोधी था। ऐसे समय में नई मान्यताएं दृष्टिकोण सृजनात्मक दिशा देने की आवश्यकता थी। भारतेंदु जी ने ऐसा ही प्रयास अपने उसमें किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनके भैया बहुत सारे नाटक हैं, इन नाटकों में अनुदित हैं और क्या है, अनुदित भी हैं और मूल नाटक भी हैं। तो इनके सारे के सारे अनुदित और सारे के सारे मौलिक नाटक आपको पता होने चाहिए कि कौन सा नाटक अनुदित है, कौन सा नाटक मौलिक है। तो आपका बहुत काम का है, अगर आपको ये नहीं पता है तो आप प्रश्न गलत कर बैठेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अनुदित नाटक की। सबसे पहले नाटक है अनुदित रत्नावली। मूल नाटक इसका है रत्नावली नाटिका, संस्कृत में है, लिखा इसको हर्ष ने है। दूसरा है विद्या सुंदर, 1968 चौर पंचाश का इसका मूल नाटक है, ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, संस्कृत से बांग्ला में आया, संस्कृत में चौर, बांग्ला में यतेंद्र मोहन ने इसको लिखा है। ठीक है, फिर पाखंड विडम्बन। ठीक है, पाखंड विडम्बन ये बहुत बार पूछते हैं, प्रबोध चंद्रोदय का है, संस्कृत में लिखा गया है, कवि कृष्ण मिश्र का है ये। ठीक है, धनंजय विजय जो है वो धनंजय विजयी है नाम भी इसका, संस्कृत का नाटक है, कांचन कवि ने लिखा है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, धनंजय विजयी है। मुद्रा राक्षस ये संस्कृत का है, विशाख दत्त का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, विशाख दत्त का नाम पूछ लेता है। दुर्लभ बंधु मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये बहुत बार पूछा गया है, 1880 में है। ठीक है, अंग्रेजी का था, विलियम शेक्सपियर का नाटक है ये। ठीक है, विलियम शेक्सपियर का नाटक है ये, दुर्लभ बंधु मर्चेंट ऑफ वेनिस। ठीक है, मर्चेंट ऑफ वेनिस का ये अनुवाद है। फिर आता है कर्पूर मंजरी। ठीक है, कर्पूर मंजरी के ये राजशेखर जो जम्मू कश्मीर वाले थे, ठीक है, कश्मीर के हैं ये, कश्मीरी पंडित जो थे वही कश्मीर के हैं ये, प्राकृत में लिखा गया है। ठीक है, फिर सत्य हरिश्चंद्र चंड कौशिक, ये भी बहुत बार पूछा गया है, बांग्ला का क्षेमेश्वर ने लिखा। भारत जननी भारत माता का बांग्ला, ये छोड़ दो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आते हैं इनके मौलिक नाटक। मौलिक में इनके हैं वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, विशस विष्णु सदम आता है, भारत दुर्दशा है, नील देवी है, अंधेर नगरी है, सती प्रताप है, प्रेम जोगनी, भारत जननी 2 बार हो गए। ठीक है, भारत जननी, ये सब के सब, ये मैंने आपको पहले ही बोल दिया, बार बार मैं ये बात रिपीट नहीं करूँगा, बार बार इस बात को मैं नहीं दोहराऊंगा कि कौन सा महत्वपूर्ण है। मैंने कहा भारतेंदु जी के मौलिक हो चाहे अनुदित हो, भारतेंदु जी के मौलिक हो चाहे कि अनुदित हो, सारे के सारे नाटक बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, उनमें ऐसा कोई नहीं है जिसको आप छोड़ दें। चलिए आगे चलते हैं। भारतेंदु जी ने अपने मौलिक नाटकों में सामाजिक कुरीतियों, धर्म के नाम पर होने वाली कुकृत्यों पर तीखा व्यंग्य किया है। पाखंड विडम्बन में, वैदिक हिंसा, हिंसा न भक्ति में, दोनों पर इसी प्रकार के नाटक लिखे हैं। विशेष विस्मोधम में देशी नरेशों की दुर्दशा पर आंसू बहाए गए हैं। उन्हें चेतावनी दी गई है कि यदि वे नहीं संभले तो धीरे धीरे अंग्रेजी रियासतें क्या करेंगी, शासन कर लेंगे। भारत दुर्दशा में भारतेंदु जी ने राष्ट्रीय भक्ति का स्वर उद्घोषित किया है। इसमें भारतवासियों के दुर्भाग्य की कहानी को चित्रित किया गया है, नाम ही भारत दुर्दशा है तो भारत के दुर्भाग्य की वो बताई है। अंधेर नगरी की रचना जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र एक रात में की गई है, ये एक रात वाली। यह नाटक कृति लोककथा अंधेर नगरी चौपट राजा पर आधारित है। इस नाटक के लेखक द्वारा मुख्य उद्देश्य जनता की चेतना को जागृत करना है। नाटक का नाम अंधेर नगरी कुशासन का प्रतीक है। ये बचपन से आप सुनते हुए आ रहे हैं, अंधेर नगरी, अंधेर राजा, टकसिरबाजी, टकसिर खाजा, वो वाला काम है। ठीक है, कुशासन की व्यवस्था पर इस पर व्यंग्य किया गया है। भारतेंदु युग का 19वीं शताब्दी अन्य प्रमुख नाटककारों में श्रीनिवास दास, अभी बड़ा राधा कृष्ण दास है, बालकृष्ण भट्ट, गोपाल राम गेहमरी है, राधाचरण गोस्वामी है, प्रताप नारायण मिश्र जी, ये सब के सब आपके इस युग के नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, ये हो गए आपके
अब इनके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। लाला श्रीनिवास दास, ठीक है, श्रीनिवास दास 4 नाटक लिखे, प्रहलाद चरित्र, तत्वा संवरण, रणधीर प्रेम मोहिनी, ठीक है, और संयोगिता स्वयंवर। भाई साहब इनके चारों के चारों नाटक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप स्टार बना लो। प्रहलाद चरित्र, तत्वा संवरण, रणधीर प्रेम मोहिनी और संयोगिता स्वयंवर, सब के सब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नाटक हैं इनके, ठीक है। इनमें पहली रचना को छोड़कर शेष सभी उच्च कोटि के नाटक है। डॉक्टर वेदपाल खन्ना के विवेचन अनुसार इसमें सर्वश्रेष्ठ रचना रणधीर प्रेम मोहिनी है। इसे हिंदी का पहला दुखांत नाटक भी माना जाता है, ठीक है। हिंदी का पहला दुखांत नाटक है कौन? रणधीर प्रेम मोहिनी, ठीक है। ये तो कह रहे हैं कौन जी? अपने डॉक्टर वेदपाल खन्ना कह रहे हैं। ये सब मतलब सारी रचना एक को छोड़ के सारी बता रहे हैं इम्पोर्टेंट। मैं बोल रहा हूँ सबके सब इम्पोर्टेंट है, आपको सबके सब याद रखनी है, ठीक है। सबके सब आपको याद रखनी, कोई भी कोतोहाई नहीं बरतनी है। राधा कृष्ण दास जी आए आपके, तो महारानी पद्मावती, धर्मपाल, महाराणा प्रताप सिंह एवं दुखनी बाला। ये दुखनी बाला इनका बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया है। दुखनी बाला राधा कृष्ण दास, ये अनमेल विवाह के परिणाम को व्यक्त करता है। अनमेल विवाह की इसमें समस्या उठाई गई है। फिर आते हैं बालकृष्ण भट्ट जी, अपने ये वही बालकृष्ण भट्ट जिनको स्टील कहा जाता है, ठीक है, जो हमने कल पढ़ा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनको स्टील कह रहे हैं। ये वही बालकृष्ण भट्ट है जिनको रामचंद्र शुक्ल निबंध में क्या पढ़ा था हमने कल? निबंध पढ़ा था ना, ये निबंध में हमने पढ़ा था। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इनको क्या कह रहे हैं? स्टील कह रहे हैं, ठीक है। इनको क्या कह रहे हैं? स्टील कह रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है, स्टील। इनने मौलिक अनुदित नाटक लिखे हैं। उनमें मौलिक नाटकों में दमयंती, स्वयंवर, बृहणलीला, वेणी संगार, ये वेणी संगार बहुत इंपॉर्टेंट, कलिराज की सभा बहुत इंपॉर्टेंट, रेल का विकट खेल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब के सब इनके ये बालकृष्ण भट्ट जी के नाटक जो हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये आदमी बड़े इंपॉर्टेंट है, ये निबंध में भी इम्पोर्टेंट है और आपके नाटक में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर आते हैं राधा चरण गोस्वामी जी, ठीक है। गोस्वामी जी अनेक नाटकों की रचना की है, जैसे सती चंद्रावली, अमर सिंह राठौर, ठीक है। अपन इनकी बात कर लें तो सती चंद्रावली, अमर सिंह राठौर, सुदामा बूढ़े मुँह मुहासे, ये बूढ़े मुँह मुहासे और सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर, ठीक है। श्री रामा छोड़ दो अगर, तो ये 3 सती चंद्रावली, अमर सिंह राठौर और बूढ़े मुँह मुहासे, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके हो जाते हैं, ठीक है। ये आपके क्या हो जाते हैं? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। ये आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। क्लियर है? चलिए प्रसाद युगीन नाटक की बात करते हैं। अब हम कौन सा हमारा खत्म हो गया? प्रसाद के पूर्व का हिंदी नाटक खत्म हो गया, जो कि हमारे भारतेंदु, आप उसको भारतेंदु युग के नाम से भी जान सकते हैं। भारतेंदु युग से लेकर द्विवेदी के बीच का जो टाइम था, उस टाइम ड्यूरेशन में हम प्रताप नारायण मिश्र की बात करें, बालकृष्ण भट्ट की बात करें, राधा कृष्ण दास की बात करें, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की बात करें, ठीक है। इन सब नाटककारों के साथ जो युग चला है वो आपका प्रसाद पूर्व का युग कहा गया है। इस युग में नाटक जो था उसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सारे परिवर्तन देखने को मिले, ठीक है। और इसी प्रकार के नाटक आपको देखने को मिले जिसमें कि, ठीक है, चलिए, ठीक है, जिसमें कि आपको क्या देखने को मिला है? जिसमें आपको हर प्रकार के नाटक देखने को मिलेंगे, ठीक है। जिसमें आपको अनुचित और मौलिक सब प्रकार के नाटक देखने को मिलेंगे। यहाँ तक कि अपनी क्लास में आपने ये देखा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपको सारी चीज़ें स्पष्टता समझ में आई होंगी, ठीक है। आपको अभी तक स्पष्टता सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। एक बार मैं ये ज़रूर कहूँगा, आप लोग वीडियो देखते हो, ठीक है। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बेटा कमेंट कर दो, ठीक है। वीडियो को कम से कम एक लाइक कर दो, ठीक है। मुझे कोई मतलब नहीं है आप लाइक नहीं करोगे तो भी मेरा कुछ नहीं जा रहा है, लाइक कर दोगे तो भी कुछ नहीं जा रहा, पर कम से कम मुझे पता तो चले कितने लोगों ने वीडियो देख ली है। 8-10 लोग हो आप, है ना, वो मिलके भी एक लाइक नहीं कर पा रहे इस वीडियो को, न एक कमेंट कर पा रहे हो आप, ठीक है। ना नमस्ते का, ना ठीक है सर वीडियो अच्छी है, कंटेंट अच्छा है, ये सर समझ में नहीं आया, कुछ भी आप मतलब कुछ भी आप बता ही नहीं पा रहे हो, एक सिंगल कमेंट नहीं पा रहे, मतलब ऐसे आलसी कीड़ियों, मतलब आलसियों जैसे बिल्कुल ऐसा काम कर रहे हो आप, ठीक है ना। मैं ऐसे मतलब क्या ही मैं बोलूँ आप लोगों से, मतलब मुझे सोच के लगता है कि यार मैं क्या मतलब किन लोगों के लिए वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं, ठीक है। नहीं है लाइट, नहीं है, मैं दूर मतलब कहीं भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, नेट नहीं है मेरे पास, मैं
बाहर जाके कहीं भी दूर जाके उसको रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहा हूँ। अभी गांव चला गया, गांव जाने के बाद मैंने उस वीडियो को टाइम निकाल के, भले मैंने 15-20 मिनट की वीडियो आप लोगों के लिए बनाई, पर मैंने 20 मिनट की वीडियो बना के उसको 2 घंटे में अपलोड किया। बाहर जाके नेट नहीं था, नेट नहीं मिल रहा था। 20 मिनट 25 मिनट की वीडियो बनाई, उसको 2 से 3 घंटे में अपलोड हुई। वो 10 बार उसको फ्लाइट मोड पर डाल के उसको बाहर जाके खेत में जाके तब जाके वो अपलोड कर पाया मैं। उसकी इतनी मेहनत के बाद आप लोग उसको कुछ नहीं करते, कोई रिप्लाई नहीं, उस पर कोई कमेंट नहीं, कुछ भी उसमें आपको कुछ नहीं मिलता। ठीक है, तो वो मुझे लगता है कि यार फिर आप लोग मतलब क्या ही कर रहे होंगे। तो ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं, पर ये आपका नैतिक दायित्व, नैतिक आपका कर्तव्य है कि आप कम से कम अपने टीचर के लिए इतना तो कर सकते हो कि कुछ उस वीडियो पर कुछ बोल दो, है ना, उस वीडियो पर कुछ कमेंट कर दो। आपको क्या लगता है कि एक कमेंट आपको मुझे पैसे दे देगा क्या? क्या कर देगा, है ना? तो कम से कम इतना नैतिक दायित्व तो अपना निभाओ कि कल आप कुछ करो तो आपको उम्मीद रहे कि आप अपने उसके लिए कुछ मांगो तो लोग दे सकें। ठीक है, तो इतना तो सोचा करो कम से कम। ठीक है, बहरहाल आगे चलते हैं अपन। प्रसाद योगीन हिंदी नाटक। ठीक है, प्रसाद पूर्व युग में भारतेंदु जी ने हिंदी नाटक साहित्य को साहित्यिक भूमिका प्रदान की। प्रसाद युग में जयशंकर प्रसाद ने पल्लवित किया है, मतलब प्रसाद जी अब आ गए थे। प्रसाद जी के समय रंगमंच का पूर्ण विकास हो चुका था, मतलब विकास नहीं हुआ था, जिसके कारण उनके नाटक पाठ अधिक हुए और रंगमंच पर अभिनीत कम हुए। मतलब प्रसाद के नाटकों के बारे में कहा भी जाता है ना, प्रसाद के नाटकों के बारे में बाद में जो आलोचक हुए वो कहते भी हैं कि या तो पात्र अधिक थे, इन्होंने जो उनके जो नाटक हैं वो पात्र अधिकता के कारण मंचीय नहीं है, मतलब उनको मंच पे आप उनका वो नहीं कर सकते, मंचन नहीं कर सकते प्रसाद के नाटकों का, बहुत ज़्यादा वो है। ठीक है, डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार प्रसाद जी की कठिनाई ये है कि वो जिस प्रकार के नाटक लिखना चाहते थे उनके अनुरूप रंगमंच नहीं था। ये देखो, कह रहे हैं कि इसमें रंगमंच नहीं था। हिंदी का शौकिया रंगमंच नितांत अविकसित था। फलता प्रसाद ने साहित्यिक मंच की कल्पना स्वयं, रंगमंच की स्वयं कल्पना की और इस मानसिक रंगमंच की पृष्ठभूमि ही अपने नाटक लिखे। प्रसाद जी अपने काल्पनिक रंगमंच को व्यवहारिक रूप नहीं दे सके। ठीक है, जिसका परिणाम यह हुआ कि उनके नाटक अन्य सभी दृष्टियों से उत्कृष्ट होने पर भी अभिनय की दृष्टि से सफल ना हो सके। मतलब अभिनय की दृष्टि से अगर हम प्रसाद जी के नाटक के बारे में बात करें तो अभिनय की दृष्टि से इनके नाटक असफल कहे जाते हैं, क्योंकि इनके नाटकों का मंचन नहीं हो सका है। ठीक है, इनके नाटकों का मंचन नहीं हो सका है। ठीक है, चलिए, जयशंकर प्रसाद के करुणालय में वैदिक काल, सज्जन में महाभारत काल, जन्मेजय में जन्मेजय का नागयज्ञ में उपनिषद काल, अजातशत्रु में बौद्ध काल, विशाख में बौद्धों के पतन काल, चंद्रगुप्त में यूनानियों का आक्रमण काल, स्कंदगुप्त में हुणों का काल और प्रायश्चित में जयचंद्र के काल का ऐतिहासिक चित्रण प्रस्तुत किया गया। भाई साहब, ये 4 लाइन आपकी जो है ना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब नेट के लिए तो अत्यंत से अत्यंत महत्वपूर्ण है। मतलब इतनी है कि कहीं से भी कुछ भी आपसे पूछ सकता है। सहायक प्राध्यापक वालों के लिए इतना है कि आपके जो पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, मतलब कि आपका चंद्रगुप्त जो नाटक है वो आपके पाठ्यक्रम में है। ठीक है, चंद्रगुप्त नाटक जो है वो आपके पाठ्यक्रम में है, तो उस चंद्रगुप्त के नाटक से आपसे पूछ सकता है कि इस चंद्रगुप्त नाटक में किस काल की पृष्ठभूमि है। तो यूनानियों के आक्रमण काल जो है, यूनानियों के आक्रमण काल का वर्णन किया गया है। ठीक है, पर आपसे मतलब आपसे किससे, नेट वालों से बदलते हुए पैटर्न में कुछ भी पूछ सकता है। बदलते हुए पैटर्न में नेट वालों से कुछ भी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है भाई साहब? कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, जैसे कि वो पूछ लेगा कि करुणालय में कहाँ का वर्णन है, तो वैदिक काल का, सज्जन में कहाँ का है, तो महाभारत काल के, जन्मेजय का नागयज्ञ में कहाँ का है, उपनिषद काल का वर्णन है, अजातशत्रु में बौद्ध काल का वर्णन है, विशाख में बौद्धों के पतन का वर्णन है, चंद्रगुप्त में यूनानियों के आक्रमण का है, स्कंदगुप्त में हुणों का है और प्रायश्चित में जयचंद्र का काल का वर्णन आपको देखने को मिलेगा। मतलब जयशंकर प्रसाद के इतने नाटक भी हो गए, साथ में उनका वर्णन भी हो गया शॉर्टकट में। ये सब के सब आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए रखते हैं, बहुत ज़्यादा मायने आपके लिए ये रखते हैं। क्लियर है? अब हम आगे चलते हैं।
सज्जन जिसका प्रकाशन वर्ष 1910 है, कल्याणी प्रणय 1912 है, करुणालय 1913 है। ये लघु नाट्य कृतियाँ हैं तथा प्रसाद जी की रचना के प्रथम सोपान है। करुणालय हिंदी का प्रथम गीति नाट्य है, ठीक है। गीति नाटक, गीति मतलब नाटक तो है पर गा सकते हैं भाई साहब, ठीक है। ये कला है, ये तो देखो तुम, मतलब इसमें बीच बीच में गीत भी आएंगे, है ना। मतलब नाटक को भी नाटक में भी गाने वाली कला है। नाटक को कहीं गा सकते हैं क्या, पर नाटक में भी गाने वाली कलाएं आपको इसमें देखने को मिलेगी, है ना। नाटक में भी आपको गाने वाली कलाएं इसमें देखने को मिल जाएंगी। तो करुणालय हिंदी का प्रथम गीति नाट्य है। इसको लाइन लाइन तो मैंने कर ही दिया है, 3-4 स्टार साथ ही साथ आप भी लगा लो, ठीक है। क्लियर है, आगे चलते हैं। राजश्री में प्रसिद्ध वर्धन राजवंश की कुमारी राजश्री का चित्रांकन छोड़ दो। नाटक का आधार जो हर्षरित तथा चीनी यात्री हिंसंग के ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत है राजश्री में, ठीक है। विशाख जो 1921 का है, इसका कथानक जो है वो कल्हड़ की राज तरंगणी है, ठीक है। विशाख में कहाँ का है, कल्हड़ की जो राज तरंगणी लिखी गई है, कल्हड़ ने जो राज तरंगणी लिखी थी उसके कथानक को आधार बनाकर इसको लिखा गया है। जन्मेजय का जो नाग यज्ञ है, जन्मेजय का नाग यज्ञ है, इसकी पृष्ठभूमि सन 1926 का 26 के सांप्रदायिक दंगे हैं। प्रसाद जी ने इसमें दो विरोधी जातियों आर्यों और नागों का संघर्ष चित्रित किया, मतलब आर्यों और नागों के माध्यम से 1926 के सांप्रदायिक दंगों को दिखाया गया है, ठीक है। यही एक साहित्यकार का कर्तव्य होता है, यही एक साहित्यकार होता है जो किस प्रकार उन चीज़ों को दिखा देता है, ठीक है। अजात शत्रु जो है 1922 वाला, उनका प्रथम महत्वाकांक्षापूर्ण नाटक है। यह नाटक गहन अंतर्द्वंद्वों पर आधारित है, ठीक है। उनके प्रणतम नाटक अगर आप देखेंगे तो स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव सोमनी। प्रणतम मतलब एकदम कंप्लीट, एकदम बिल्कुल परफेक्ट नाटक जो है ना, परफेक्ट है। प्रणतम है मतलब परफेक्ट, कहीं कोई कमी नहीं मिलेंगी आपको। ऐसे प्रण नाटक है मतलब परफेक्ट है, कहीं किसी प्रकार की कोई कमी उनमें नहीं है, कोई खामियां उनमें नहीं है। वो है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव सोमनी, ठीक है। चंद्रगुप्त जो नाटक है उसमें विदेशियों से भारत के संघर्ष और उस संघर्ष में अंततः भारत की विजय को दिखाया गया है। ध्रुव सोमनी में प्रसाद जी की अंतिम नाट्य कृति है। इसको विशेष रूप से याद रखो। इसमें विधवा विवाह को शास्त्र सम्मत स्थापित कर समाज द्वारा उपेक्षित भारतीय विधवाओं और पति द्वारा प्रताड़ित नारियों के लिए मुक्ति मार्ग को चित्रित किया गया है। मतलब ध्रुव सोमनी जो है वो अंतिम नाट्य कृति है। पहला प्रश्न यहाँ से बनेगा, दूसरा उसका प्रकाशन वर्ष बनेगा क्योंकि ये अंतिम नाट्य कृति है। तीसरा इसमें किसको दिखाया गया है, तो विधवा विवाह को दिखाया गया है। ये 3 प्रश्न यहाँ से आपके बनेंगे। प्रायः प्रसाद जी के सभी नाटकों में किसी न किसी नारी पात्र का अवतरण आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब नारियाँ आपको प्रसाद जी के नाटक में देखने को मिल जाएंगी। धरती के दुखपूर्ण अंधकार के बीच प्रसन्नता की ज्योति की भांति उद्दीप्त होती है, जो पाशविकता, दानवता और क्रूरता के बीच क्षमा, करुणा, प्रेम आदि के दिव्य संदेश को लेकर आपके सामने आती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रसाद युग के प्रमुख नाटककार कौन कौन है। लक्ष्मी नारायण मिश्र जी पहले नाटककार। इन्होंने अशोक लिखा, सन्यासी लिखा, राक्षस का मंदिर लिखा, मुक्ति का रहस्य लिखा, राजयोग लिखा, सिंदूर की होली लिखा, आधी रात लिखा। भाई साहब ये सब के सब मैं इनमें से कौन सा आपको बता दूं कि याद कर लो और कौन सा बोल दूं कि छोड़ दो, तो ये सब के सब आपको याद करना है लक्ष्मी नारायण मिश्र जी के। इनमें सिंदूर की होली, मुक्ति का रहस्य, राक्षस का मंदिर और सन्यासी, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कौन कौन से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमने कहा भैया सन्यासी, ठीक है। हमने कहा सन्यासी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा हमने कहा राक्षस का मंदिर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तीसरा हमने कहा कि सिंदूर की होली, ठीक है, सिंदूर की होली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर हमने कहा कि भैया मुक्ति का रहस्य बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मुक्ति का रहस्य बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब के सब भैया बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नाटक हैं, ठीक है। तो लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। 1929 में रचित सन्यासी, उन्होंने विदेशी शासकों की छल कपट पूर्ण नीति व गांधी जी का असहयोग आंदोलन की विषय वस्तु को बनाया। प्रेम विवाह, काम, दाम्पत्य जीवन आदि नाटकों की विषय वस्तु इनके नाटकों में आपको देखने को मिलेगी। गोविंद दास आपको मिलेंगे तो हर्ष कर्तव्य नाटक है, कोई दिक्कत नहीं। गोविंद वल्लभ पंत मिलेंगे। इनकी अंगूर की बेटी एक आध बार पूछा गया है, देख लेना एक बार, दिक्कत नहीं है। वृंदावन लाल वर्मा जी हैं, वृंदावन लाल वर्मा जी का सेनापति उदल एक आध बार पूछा गया है, कोई दिक्कत नहीं। फिर धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक व सामाजिक नाटकों की अगर हम बात करें तो अंबिका दत्त
त्रिपाठी जी ने सीता स्वयंवर नाटक, राम नरेश त्रिपाठी ने सुभद्रा लिखा है, गोपाल चंद्र वर्मा जी ने जयद्रथ वध लिखा है, हरिऔध जी ने प्रद्युम्न विजय भी पढ़ के आया अपन पीछे वही है, रुक्मणी परिणय लिखा है, ठीक है। किशोरीदास वाजपेयी जी ने सुदामा लिखो, एक कोई दिक्कत नहीं, ये वाला याद रखो, रुक्मणी परिणय वो ऊपर पढ़ के अपन, प्रद्युम्न विजय वैसे ऊपर पढ़ के आए अपन। ये नाटक पौराणिक आख्यानों पर आधारित होने के साथ साथ राष्ट्रीय गौरव को भी बताएंगे। छोड़ दो। बेचैन शर्मा उग्र की बात करें, महात्मा ईशा की गणना इसी प्रकार के नाटकों में होती है। करबला जो है वो छोड़ो यार, इनकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। अब बात करते हैं प्रसादोत्तर स्वतंत्रता पूर्व, मतलब प्रसाद के बाद और स्वतंत्रता के पहले, ठीक है। अब यहाँ तक क्लियर है आपका, ठीक है। प्रसाद के बाद और स्वतंत्रता के पहले, प्रसाद जी के बाद में और स्वतंत्रता के पहले। चलिए, इस युग में उनसे भी इस प्रयोगों का विकसित रूप हम देखते हैं जो प्रसाद जी ने किए थे। ये इस युग में भावना तथा आदर्श का स्थान यथार्थ ने ले लिया था। राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम में मजदूर किसान भी शामिल हो गए थे। इस युग में सिनेमा का प्रभाव अधिक बढ़ गया था। इस युग में ऐतिहासिक नाटकों की परंपरा का पर्याप्त विकास आपको देखने को मिलेगा। इस युग के नाटककार हरिकृष्ण प्रेमी हैं, वृंदावन लाल वर्मा जी हैं, गोविंद वल्लभ पंत जी हैं, चंद्रगुप्त विद्यालंकर है, शेठ गोविंद दास है और हृदय शंकर भट्ट जी आपको मिलेंगे। हरिकृष्ण प्रेमी जी के ऐतिहासिक नाटकों में शिव साधना बहुत इम्पोर्टेंट, प्रतिशोध बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है। आहुति हो गया, उद्धार हो गया, ये छोड़ दो। इनमें विभिन्न नाटकों में राष्ट्रभक्ति मिलेंगी, आत्मत्याग, बलिदान, ये हिंदू मुस्लिम एकता की बात करेंगे। वृंदावन लाल वर्मा में पूर्वी की ओर झांसी की रानी, ये झांसी की रानी इनका इम्पोर्टेंट है। पूर्वी की ओर छोड़ दो, बीरबल छोड़ दो। गोविंद वल्लभ पंत का ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, अंतःपुर का छिद्र, ठीक है। गोविंद वल्लभ पंत का अंतःपुर का छिद्र जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से हो जाता है, अंतःपुर का छिद्र, ठीक है। अंतःपुर का छिद्र 1940 का। उपेंद्र नाथ अष्टक जी के बहुत इंपॉर्टेंट भैया। स्वर्ग की झलक बड़ी इंपॉर्टेंट है। छठा बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अलग अलग रास्ते बड़े इंपॉर्टेंट है। अंजू दीदी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अंजू दीदी, वही अंजू दीदी है जो आपके पाठ्यक्रम में है, मतलब नेट वालों के पाठ्यक्रम में है ये नाटक। अंजू दीदी जिनकी घड़ी की सुई की तरह चलने की आदत होती है जिनको, ये वही अंजू दीदी है, ठीक है, जिनकी आदत एकदम बिल्कुल रूल रेगुलेशन में चलने वाली है, ठीक है। स्वर्ग की झलक है, छठा बेटा है, अलग अलग रास्ते हैं, अंजू दीदी है, ठीक है। ये सब उपेंद्र नाथ अष्टक जी के नाटक हैं, ठीक है। किनके हैं? उपेंद्र नाथ अष्टक जी के नाटक। इस युग में पौराणिक नाटकों की परंपरा का विकास आपको देखने को मिल जाएगा। विभिन्न लेखकों ने पौराणिक आधारों को ग्रहण करते हुए नाटक लिखे हैं जिनका संक्षिप्त प्रमाण इस प्रकार मिलेगा। जैसे पृथ्वीनाथ शर्मा जी ने उर्मिला लिखा है, सागर विजय लिखा, पांडे बेचन शर्मा उग्र ने गंगा का बेटा लिखा, लक्ष्मण स्वरूप ने नल दमयंती लिखा, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी ने श्री शुक्र लिखा है। ये ऐसे यहाँ से कोई प्रश्न बना नहीं है, इसलिए छोड़ दो। सामाजिक नाटकों में शेठ गोविंद दास जी, उपेंद्र नाथ अष्टक जी, वृंदावन लाल वर्मा जी, हरिकृष्ण प्रेमी जी, इनका सबका योगदान आपको देखने को मिलेगा। ऐतिहासिक में अगर हम जाएं, ठीक है, तो इसमें कुलीनता, सेवा पद, दुख क्यों है, सिद्धांत स्वतंत्रता, त्याग, ग्रहण, संतोष कहाँ है, पाकिस्तान, इस सब के सब हैं। अब हम आते स्वतंत्रोत्तर हिंदी नाटक, मतलब स्वतंत्रता के बाद। स्वतंत्रता के बाद हिंदी नाटकों में जो प्रवृत्तियां दिखाई देती है उनमें आधुनिकता का बोध, ठीक है, मुख्य रूप से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब अब आधुनिकता के बोध की बात आती है। स्वतंत्रता के बाद नवनिर्माण की आकांक्षा ने लोगों को उत्साह का संचार किया, लेकिन इस दिशा में मिली असफलता ने लोगों को निराशा और कुंठा से ग्रसित कर दिया। ये बात हम बहुत देर से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत दिनों से, मतलब जब हमने उपन्यास पढ़ा तब ये बात पढ़ी, हमने कहानी पढ़ी तब ये बात पढ़ी, मतलब कहानी आंदोलन जब हमने पढ़े ना, कहानी नई कहानी जब पढ़ा हमने सचेतन कहानी, तब हमने ये बात पढ़ी, ठीक है। जब हमने प्रयोगवाद प्रगतिवाद के बाद प्रयोगवाद और इनके बाद की बात जब हमने बात की तब हमने ये बात पढ़ी, ठीक है। जब हमने निबंध की बात की तब हमने ये बात पढ़ी कि हाँ भाई इस युग में स्वतंत्रता के बाद क्या चीज़ें परिवर्तित हुई। जब हमने मनोविश्लेषणवाद पढ़ा तब हमने ये बात पढ़ी। आज हम उसी बात को फिर दोहरा रहे हैं कि स्वतंत्रता के बाद नाटक में भी उसी प्रकार के परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो चीज़ हम सोच रहे थे भैया आज़ादी के, हमारे बड़े बड़े सपने थे कि एकदम हर पेट को खाना मिलेगा, हर हाथ को रोजगार मिलेंगे, ठीक है, एकदम सब सुखी होंगे, गुलामी की बिगड़ियाँ टूट जाएंगी, हर तरफ प्रकाश होगा, हर तरफ रोशनी होगी और सब बिल्कुल एकदम
सारा जीवन प्रकाश में हो जाएगा, सब खुश रहेंगे, एकदम आनंद ही आनंद रहेगा। ठीक है, तो उस प्रकार का कोई माहौल बचा नहीं था, ऐसा कोई माहौल बिल्कुल बना नहीं था जैसा हमने सोचा था। जब नहीं मिला तो लोग निराश हो गए, लोग कुंठित हो गए। ठीक है, लोगों को निराशा लगी। इन परिस्थितियों में मध्यम वर्ग सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। इस दौर में जो नाटक लिखे गए उनमें मध्यम वर्ग की आशाओं आकांक्षाओं विडंबनाओं का चित्रण आपको देखने को मिल जाएगा। स्वतंत्रता के पश्चात हिंदी साहित्य में साठोत्तरी नाटकों का महत्वपूर्ण स्थान मिलेगा। 1960 के पश्चात लिखे गए नाटक साठोत्तरी नाटक की श्रेणी में आते हैं, मतलब 60 के बाद के नाटक साठोत्तरी श्रेणी में आपको मिलेंगे। ठीक है, 60 के बाद के नाटक साठोत्तरी श्रेणी के नाटक मिलेंगे। ठीक है, साठोत्तरी नाटकों में लक्ष्मी नारायण मिश्र जी हैं, हरिकृष्ण प्रेमी हैं, उदय शंकर भट्ट जी हैं, गोविंद वल्लभ पंत जी हैं, भगवती चरण वर्मा जी हैं, अमृतलाल नागर जी हैं। ये सब उल्लेखनीय है ना। दूसरी पीढ़ी में अगर हम जाएंगे तो विष्णु प्रभाकर आएंगे, भीष्म साइनी जी आएंगे, जगदीश चंद्र माधुर हैं, लक्ष्मीकांत वर्मा जी हैं, शंभुनाथ सिंह हैं, मोहन राकेश हैं। ये सब के सब जो है वो साठोत्तरी नाटक और उसमें पहली पीढ़ी दूसरी पीढ़ी दूसरे चरण में आएंगी। ठीक है, फिर विष्णु प्रभाकर ने जो नाटक लिखे हैं उसमें भाव से उत्पन्न तनाव, जीवन संघर्ष, सब के सब अभी हमने बात की ना कि वही सब लिखा है। ठीक है, एक यही सब चल रहा था। विष्णु प्रभाकर ने अपने नाटकों में भी क्या लिखा, आधुनिक भावों से उत्पन्न तनाव, जीवन संघर्ष को सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया है। इन्होंने डॉक्टर, युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश, ना देखो समझ में आ रहा है नाम से, युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश है डॉक्टर, इनमें वही बताया है। जगदीश चंद्र माथुर ने रंगमंच को एक नई दिशा प्रदान की। ठीक है, इसमें नई दिशा देने का प्रयास अपने बहुचित्र नाटकों के माध्यम से किया, जैसे कोणार्क है। पहला राजा, इसमें पहला राजा पता कौन है? इसमें पहले राजा में पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में बात की है। दशरथ नंदन, ठीक है, दशरथ नंदन इनका एक और अन्य नाटक है दशरथ नंदन। ठीक है, दशरथ नंदन इसके इनके एक अन्य नाटक में। ठीक है, ये है कोणार्क नाटक का जो कथा है वो भुवनेश्वर जो है उड़ीसा, उसके सूर्य मंदिर जो है कोणार्क का मंदिर है उससे जुड़ी हुई है। पहला राजा जो है पहला राजा जो था वो पौराणिक पृष्ठभूमि से युक्त होने पर भी समसामयिक योगीन संदर्भों से जुड़ा हुआ प्रतीकात्मक है। दशरथ नंदन जो है वो रामकथा पर आधारित नाटक है। ठीक है, आधुनिकता बोध को स्थापित करने की दृष्टि से धर्मवीर भारती का अंधा युग, ठीक है, 1965 बड़ा महत्वपूर्ण मिलेगा आपको। ये नाटक महाभारत की कथा पे लिखा गया, द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि को बनाकर। मोहन राकेश का, ठीक है, मोहन राकेश का नाटक की अगर हम बात करें तो आधे अधूरे की बात करोगे। आषाढ़ का एक दिन की अगर हम बात करेंगे, मल्लिका और उसकी लहरों के राजहंस की हम बात करेंगे तो मोहन राकेश का जो लहरों का राजहंस है जिसमें हम गौतम बुद्ध, ठीक है, नंद और उसके बारे में हम बात करेंगे, सुंदरी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत सारे जो नाटक हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में, ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये नाटककार। ठीक है, जैसे आपके इसमें लगा हुआ है ये नाटक मोहन राकेश का जो है लहरों के राजहंस जो है वो आपके पाठ्यक्रम में है भी। ठीक है, जो लहरों के राजहंस जो है 1963 वाला, ये आपके पाठ्यक्रम में है भी, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में भी है, मतलब नेट के पाठ्यक्रम में भी है। ठीक है, तो ये जो पाठ्यक्रम वाले लोग हैं उनको तो हमें वैसे भी नहीं छोड़ना है। मैंने आपको पहले भी आपको बता दिया है, पहले भी आपको सचेत कर दिया है कि जो भी नाटककार, जो भी साहित्यकार, जो भी कवि, मतलब कुछ भी है, वो आपके पाठ्यक्रम में अगर है, उसकी अगर एक भी रचना आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई है, कोई भी हो, ठीक है, तो उसको हमें नहीं छोड़ना है, उसको सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, क्लियर है। आषाढ़ का एक दिन की कथा जो है कालिदास की प्रणय कथा है। यह नाटक सत्ता और सृजनात्मकता के द्वंद्व पर आधारित है। लहरों के राजहंस गौतम बुद्ध के भ्राता नंद के द्वंद्व को रूपायित करती है। इसमें राग विराग, मोह त्याग, सांसारिकता और आध्यात्मिकता के द्वंद्व को सफलतापूर्वक चित्रित किया गया है। मतलब जब नंद जो है गौतम बुद्ध के पास जाता है तो उसको लगता है कि यार संसार व्यर्थ है, ये सब मोह माया है, ये सब क्षणभंगुर है, सबको छोड़ देना चाहिए। पर जब वो सुंदरी के पास जाता है तो उसको लगता है कि ये जो अध्यात्म है ये व्यर्थ है, संसार में जियो, सुख से रहो, सुख से जियो, संसार में ही रहो। ठीक है, मतलब ये राग विराग और इसमें ही मजा है। जो राग विराग है, जो हम जो भोग रहे हैं, उन भोगों में ही मजा है, उन भोगों में ही आनंद है। ठीक है, ऐसा लगता है तो उन्हीं को उसी द्वंद्व पर आधारित है। ठीक है, आधे अधूरे नाटक
जो है यथार्थ की सीधी अभिव्यक्ति पर मिलना है। आडम्बरी नाटक है जो आधुनिक मध्यम वर्गीय परिवार के टूटने बिखरने की कहानी है। आधे अधूरे में जो हमारी जो नायिका है, जो मेन किरदार जो उसका है, वो क्या बोल रही है, उसको हर पुरुष आधा लग रहा है। बोल रही कि सबके सब पुरुष आधे अधूरे हैं, कोई भी पूर्ण पुरुष उसको नहीं मिलता है। ठीक है। लक्ष्मी नारायण लाल जो हैं इसी समय के अन्य महत्वपूर्ण नाटककार हैं। इन्होंने मादक के कस में कला व प्रणय के अंतर विरोध को प्रस्तुत किया है। यह नाटक दूसरी स्तर पर पीढ़ियों के मूल्यों के संघर्ष को रूपायित कर रहा है। ठीक है। मोहन राकेश जो हैं, ठीक है, उनके बाद सुरेंद्र वर्मा जी हैं। ठीक है। उन्होंने विशेष रूप से आधुनिक जीवन के तनाव तलखी को व्यक्त करने की कोशिश की है। द्रौपदी सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक नाटक लिखा। 8वां सर्ग लिखा। इनके प्रमुख नाटक हैं, पता कौन के? सुरेंद्र वर्मा जी के। इनका 8वां सर्ग बहुत बार पूछा गया है। द्रौपदी बहुत बार पूछा गया है, याद रखो। ठीक है। इस काल के और भी नाटककार देखो, भीष्म सायनी, कबीरा खड़ा बाजार में और मुआवजे, दोनों इंपॉर्टेंट नाटक है, याद कर लो। ठीक है। ब्रजमोहन शाह, त्रिशंकु इनका नाटक है। ज्ञानदेव अग्निहोत्री, शुतुरमुर्ग है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, बकरी और लड़ाई, दोनों इंपॉर्टेंट है। दोनों के सन भी याद कर लो। मैं तो ये बोलूँगा दोनों के आप तो सन भी याद कर लो। ठीक है। बकरी और लड़ाई की दोनों की सन भी याद कर लो भैया। बकरी 74 में और लड़ाई कब हुई? 79 में। ठीक है। बकरी 74 में, लड़ाई 79 में। बकरी 74 में, लड़ाई 79 में, याद कर लो। बकरी 74 में, लड़ाई 79 में। क्लियर? चलो, ये हो गया आपका नाटक। ठीक है। क्या हो गया आपका? नाटक। अब भैया आपका आता है गद्य की अन्य विधाएं। ठीक है। मतलब गद्य की अन्य विधाएं, जिसमें रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, डायरी, रिपोर्टाज इसमें है। पर इसमें आपका जो क्या बोलते हैं हम एकांकी, तो सहायक प्राध्यापक के सिलेबस में ऐसा अलग से कहीं एकांकी का ऐसा वो नहीं है। तो आप देखना चाहें तो इस वीडियो को देख लो, पहले देख लो, है ना। क्योंकि कभी कभी क्या है, पूछ लेता है ना, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि भैया एकांकी का कहीं कहीं एक आध दो प्रश्न अगर बन गया गलती से तो अपन वो खा जाएंगे धोखा। तो वीडियो देखने में अपना क्या जा रहा है, 5-10 मिनट की वीडियो और है, तो वो देख लो। एकांकी अपन कंप्लीट करते हैं, क्योंकि वो नेट में भी इतना ज़्यादा नहीं है। एक आध प्रश्न बनता है तो अपन जल्दी फास्ट में इसको कंप्लीट कर लेंगे। एक आध प्रश्न बनेगा तो बन जाएगा अपन से। एकांकी का शाब्दिक अर्थ है एक अंक वाला। नाटक के समान अभिनय से संबंधित विधा है। ठीक है। जिसमें किसी घटना विषय को एक अंक के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। नाटक के भेद जो हमने देखे हैं, व्यायोग, प्रहसन, भाण, वीथी, नाटिका, गोष्ठी, इन सब में से एक अंक होता है। ठीक है। प्राचीन ढंग की एकांकी कह सकते हैं। संस्कृत में प्राकृत में एकांकी के अनेक उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। एकांकी में अगर हम विकास की बात करें एकांकी में, तो भारतेंदु युग से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। पर पूर्ण विकास जो आपको मिलता है वो हम पहली एकांकी जब हम देखते हैं तो वो प्रसाद जी की मिलती है आपको। ठीक है। उन्होंने प्राचीन नाट्य साहित्य से प्रेरणा ग्रहण करते हुए नाटक व एकांकी के विभिन्न रूपों का विकास किया है। उन्होंने धनंजय विजय, प्रेम जोगनी, पाखंड, विडम्बन, अंधेरी नगरी, विष्णुधम, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती आदि की रचना की, जिनमें प्राचीन ढंग की एकांकियों के लक्षणों का निर्वाह हुआ है। मतलब इनमें एकांकी के लक्षण देखने को मिल जाएंगे। पर थे नाटक, अब भी पढ़ गया है ना अपन ऊपर। ठीक है। द्विवेदी युग में भी नाटक एकांकी स्वरूप पर पाश्चात्य एकांकी का प्रभाव देखने को मिलेगा। ठीक है। थोड़ा थोड़ा अंतर देखने को मिलेगा, पर मूल आत्मा भारतेंदु युग के अनुरूप ही इसमें देखने को आपको मिलेगी। इस युग की एकांकियों में आपको शेर सिंह, है ना, मंगल प्रसाद विश्वकर्मा का शेर सिंह, सिया राम शरण गुप्त जी का कृष्णा, ब्रजलाल शास्त्री जी की भारत, इनकी ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, छोड़ो। ये पाश्चात्य शैली में लिखी गई एकांकी को आधुनिक एकांकी कह सकते हैं, बात कर लो। विभिन्न विद्वानों ने यहाँ आते हैं, एक घूंट एकांकी को आधुनिक ढंग की सर्वप्रथम एकांकी स्वीकार किया गया है। ये एक घूंट जो है वो सबसे पहली एकांकी मानी गई है। हरदेव बाहरी कह रहे हैं, यूँ तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, राधा चरण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास ने पिछली शताब्दियों में ही ऐसे रूपक लिखे जो आजकल की एकांकियों से मिलते जुलते हैं, परंतु इन्हें आदर्श एकांकी नहीं कह सकते हैं। आज तक तो में से ये कथन नहीं आया है, पर एकांकी से अगर कभी कथन पूछते हैं तो ये कथन पूछा जा सकता है। तो वैसे एक माइंड में एक दो बार पढ़ लीजिएगा और याद रख लीजिएगा। ठीक है। कि यूँ तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, राधा चरण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट,
प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी ने पिछली शताब्दी में ही ऐसे रूपक लिखे जो आजकल की एकांकियों से मिलते जुलते हैं, परंतु इन्हें आदर्श एकांकी नहीं कह सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र कह रहे हैं कि सचमुच हिंदी एकांकी का प्रारंभ प्रसाद जी के एक घूंट से हुआ है। ठीक है, सचमुच कर लो, इसको स्पेलिंग मिस्टेक है। सचमुच हिंदी एकांकी का प्रारंभ प्रसाद जी के एक घूंट से हुआ, ये तो आपसे पूछा ही जा सकता है। ठीक है, मौलिक एकांकियों की परंपरा को आगे बढ़ाने का श्रेय जो है वो राम कुमार वर्मा जी को जाता है। ठीक है, बादल की मृत्यु इनकी एकांकी 1930 में प्रकाशित हुई है, जिसे डॉक्टर सत्येंद्र ने एक घूंट के अंतर दूसरा स्थान दिया है। आगे चलकर वर्मा जी ने कई एकांकी संग्रह प्रकाशित किए, जैसे कालक्रमानुसार हम देख सकते हैं पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारुमित्रा, सप्तकिरण, कौमुदी महोत्सव, ध्रुवतारिका, ऋतुराज रश्मि, दीपदान। ये दीपदान याद रखो, रेशमी टाई, पृथ्वीराज की आंखें याद रखो, इंद्रधनुष याद रखो बस। राम कुमार वर्मा के साथ साथ एकांकी क्षेत्र में अवतीर्ण होने वाले लेखकों में श्री लक्ष्मी नारायण मिश्र जी, उपेंद्रनाथ अश्क जी, उदयशंकर भट्ट जी, भुवनेश्वर प्रसाद, सेठ गोविंद दास, जगदीश चंद्र माथुर, गणेश विद्यार्थी और भी आपके महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, हिंदी की प्रथम एकांकी के बारे में मतभेद आपको मिलेगा। डॉक्टर सत्येंद्र जी मान रहे हैं भारतेंद्र चंद्र को, रामनाथ रमन राम कुमार वर्मा को, डॉक्टर नगेंद्र और सोमनाथ गुप्त जयशंकर प्रसाद को रख गए। ये जयशंकर प्रसाद को मान रहे हैं, तो इनका याद रखो आप बस। ठीक है, नगेंद्र हैं, गुप्त जी हैं और रग्गे जी हैं, ये इसको मान रहे हैं। अब हम बात करते हैं हिंदी नाटक और रंगमंच। ठीक है, हिंदी नाटक और रंगमंच की हम बात करते हैं। तो हिंदी में नाटकों का आरंभ जो है भारतेंदु जी से ही माना गया है। उस काल में नाटककारों ने लोक चेतना के विकास के लिए नाटकों की रचना की, सामाजिक समस्याओं को नाटकों में अभिव्यक्त किया था। ठीक है, इसमें मैं आपको बता दूंगा कहाँ का तत्व महत्वपूर्ण, उसको हम पढ़ लेंगे बस। ठीक है, भारतेंदु पूर्व नाटकों में अन्य विधाओं का मंचन हुआ, साहित्य मंचन के निर्माण में इंद्र सभा नामक वो किया जा सकता है भारतेंदु जी। ठीक है, चरण की बात करें हम तो हिंदी रंगमंच संस्कृत लोक साहित्य पारसी विकसित हुआ है। हिंदी रंगमंच का आरंभ 1853 में नेपाल के माटगांव में अभिनीत विद्या विलाप नाटक से माना जाता है, किंतु नेपाल में सीमित रहा था। वास्तव में हिंदी रंगमंच नवोत्थान 1871 में स्थापित अल्फ्रेड नाटक मंडली से माना जाता है। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र राधाकृष्ण दास के नाटकों का मंचन इसमें किया गया था। 1871 अल्फ्रेड नाटक मंडली। ठीक है, ये तथ्य आपको याद रखना है, 1871 अल्फ्रेड नाटक मंडली, अल्फ्रेड नाटक मंडली। ठीक है, क्लियर है। हिंदी अब व्यवसायी मंच का सूत्रपात 68 में हुआ था, बनारस थिएटर के साथ हुआ। 1884 में बनारस थिएटर जो है वो नेशनल थिएटर बन गया। भारतेंदु जी ने अंधेन नगरी का प्रथम मंचन नेशनल थिएटर में ही किया था, मतलब अंधेन नगरी जो है उसका मंचन नेशनल थिएटर में किया गया था। ठीक है, हिंदी रंगमंच का विकास जो है भारतेंदु नाटक मंडली 1906 में बनी, उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसमें 1.5 दर्जन नाटक है, ध्रुव स्वामिनी, सुभद्रा, हरियाणा और स्कंदगुप्त इन सब का मंचन हुआ। इस नाटक मंडली ने भारतेंदु जी के साथ साथ बहुत सारे वो चलते रहे। फिर बाद में आए 1939 में हिंदी काशी हिंदू विश्वविद्यालय की विक्रम परिषद की स्थापना हुई। सर्वप्रथम इसके द्वारा नाटकों में स्त्री पात्र के लिए स्त्रियों के द्वारा अभिनय की शुरुआत की गई। मतलब इससे पहले क्या होता था, स्त्री पात्र का अभिनय पुरुष कर लेते थे, मतलब करते थे। स्त्रियों को नाटक में अभिनय की अनुमति नहीं थी। मतलब जो स्त्री पात्र थे उनका अभिनय भी कौन करते थे, पुरुष करते थे। 1939 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मतलब काशी हिंदू विश्वविद्यालय में विक्रम परिषद की स्थापना हुई और तब स्त्री पात्र के लिए स्त्रियों को अभिनय किया जाने का मौका मिला। ठीक है, हिंदी रंगमंच के विकास में बलिया नाट्य समाज की स्थापना हुई। ये ऐतिहासिक मानी जाती है। 1984 में यहीं पर भारतेंदु जी के नाटक पर एक लंबा व्याख्यान दिया गया। ठीक है, उसी समय सत्यजीत चंद्र तथा नीलदेवी नाटकों का मंचन किया गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र की भूमिका निभाई। छोड़ दो, लोक रंगमंच ही एक बार आप पढ़ लेना, नौटंकी ख्याल कहाँ का है। ठीक है, नुक्कड़ नाटक की भूमिका क्या है, छोड़ दो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नाटक लेखक और नाटककार। तो श्रीनिवास दास पहले, तत्व संवरण, रणधीर प्रेम मोहिनी, संयुक्त स्वयंवर, पहला चरित्र। एक पहले आदमी, सारे नाटक इम्पोर्टेंट। दूसरे आदमी जिनके सब इम्पोर्टेंट हैं, विद्यासुंदर, रत्नावली, पाखंड विडम्बन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, भारत जननी,
मुद्रा राक्षस दुर्लभ बंधु। मौलिक नाटक में वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती, सत्य, हरिश्चंद्र, चंद्रावली, विशेष विस्मोदम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप, प्रेम जोगनी। फिर प्राणचंद्र चौहान जी का रामायण महानाटक, राधा कृष्णदास का दुखनी वाला, धर्मराव, महाराणा प्रताप, बस मयंक मंजी छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, राधा चरण गोस्वामी का अमर सिंह राठौड़, ठीक है। फिर जयशंकर प्रसाद के भाई साहब सब के सब, वो सज्जन हो, कल्याणी प्रणय हो, करुणालय हो, प्राश्चित हो, राजश्री हो, विशाख हो, अजातशत्रु हो, जन्मेजय का नाग यज्ञ हो, कामना हो, स्कंदगुप्त हो, एक घूंट हो, चंद्रगुप्त हो, द्रुपद। ये घूंट को याद रखना, एकांकी भी है, नाटक दोनों में करना जाता है वैसे ना। हरि कृष्ण प्रेमी का रक्षाबंधन और शिव साधना। फिर लक्ष्मी नारायण मिश्र जी आए तो अशोक है, सन्यासी है, मुक्ति का रहस्य, राक्षस का मंदिर, राजयोग और सिंदूर की होली, ठीक है। प्रेमचंद्र का करबला और संग्राम। उपेंद्रनाथ अश्क का लक्ष्मी का स्वागत, स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, अंजू दीदी, अलग अलग रास्ते, इनके सब के सब इम्पोर्टेंट है। गोविंद वल्लभ पंत जी आए, अंगूर की बेटी, पांडे बेचन शर्मा उग्री हो गए, मैथिली क्षण गुप्त इम्पोर्टेंट है। अनग जगदीश चंद्र माथुर के पूरे इम्पोर्टेंट है। कोणार्क इम्पोर्टेंट है। शारदिया है, पहला राजा है दशरथ नंदन, पहला राजा नेहरू जी है। शारदिया है। कोणार्क में कोणार्क का सूर्य मंदिर है, दशरथ नंदन में राजा राम पर। धर्मवीर भारती का अंधा योग है, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध की भूमि पर है, महाभारत को उसमें लिखा गया है। लक्ष्मी नारायण लाल का अंधा कुआं इम्पोर्टेंट है। मादा कैक्टस इम्पोर्टेंट है। मिस्टर अभिमन्यु इम्पोर्टेंट है, ठीक है। गंगा माटी इम्पोर्टेंट है। राम की लड़ाई देख लेना। मोहन राकेश के सारे इम्पोर्टेंट है। साड़ का एक दिन, लहरों के राजंस और आधे अधूरे, ठीक है। दुष्यंत कुमार का एक कंठ पिस्पाई बहुत इम्पोर्टेंट है। मन्नू भंडारी के बिना दीवारों का घर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सुरेंद्र वर्मा का द्रौपदी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक इम्पोर्टेंट है। 8वां सर्ग इम्पोर्टेंट है। शकुंतला की अंगूठी इम्पोर्टेंट है। छोटे सैयद बड़े सैयद इम्पोर्टेंट है। एक दुनी एक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बकरी इम्पोर्टेंट है। लड़ाई इम्पोर्टेंट है। अब गरीबी हटाओ इम्पोर्टेंट है। भीष्म सायनी जी का हानुस इम्पोर्टेंट है। कबीर खड़ा बाजार में इम्पोर्टेंट है। मुआवजे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मजदुल्ला गर्ग का एक अजनबी कितनी कैद इम्पोर्टेंट है। शरद जोशी का अंधों का हाथी, बैगन की नाव, एक था गधा इम्पोर्टेंट है। हबीब तनवीर का आगरा बाजार बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। शंकर शेष का एक और द्रोणाचार्य बहुत इम्पोर्टेंट है। मायावी सरोवर इम्पोर्टेंट है। रक्तबीज इम्पोर्टेंट है। खजुराहो का शिल्पी कई बार पूछा गया इम्पोर्टेंट है। मुद्रा राक्षर का दोनों इम्पोर्टेंट है। तिलझट्टा और मरजीवा, ठीक है। गिरिराज किशोर का प्रजा ही रहने दो एक बार पूछा गया है। स्वदेश दीपक का कोर्ट मार्शल इम्पोर्टेंट है। कालकोट इम्पोर्टेंट है। भारत भूषण अग्रवाल का अग्निलीक पता नहीं कहाँ पूछा गया पर एक आध बार आया है, ठीक है। एक अंकी की बात कर लो तो उपेंद्रनाथ अश्क की देवताओं की छाया में स्वर्ग की झलक, जहाँ लक्ष्मी कैद है, सॉरी लक्ष्मी का स्वागत उस जोंक। जगदीश चंद्र माथुर जी की है मकड़ी का जाला, बाकी छोड़ दो। साधन का डंडा। धर्मवीर भारती की नदी प्यासी थी। मोहन राकेश का बहुत बड़ा सवाल। अब अमोघ तत्व की बात कर लेते हैं हम। आचार्य रामचंद्र ने लिखा है कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ है। खड़ी बोली में सन 1862 में राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा गद्य में अनुदित शकुंतला नाटक सबसे पहले आता है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक 1910 में प्रकाशित सज्जन को माना जाता है। ध्रुवसोनी नाटक से समस्या नाटक का प्रवर्तन हुआ है। इसमें अनमिल विवाह एवं तलाक पुनर्मिलन की समस्या का वो किया गया। मतलब समस्या नाटक पहली बार कौन सा है? ध्रुवसोनी। कर्णालय, अनग, अंधायोग, मत्स्यगंधा, रजस्कर, ये सब के सब क्या है? गीति नाट्य है। ये नेट वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। इनमें से कौन सा गीति नाट्य नहीं है? ठीक है, एक दूसरा नाटक उठा के रख देगा। तो कर्णालय है, अनग है, अंधायोग है, मत्स्यगंधा है, रजत शिखर है। लहरों के राजहंस नाटक की रचना मोहन राकेश ने अष्टघोष के महाकाव्य सौरदानंद के आधार पर की है। सौरदानंद के आधार पर। आधे अधूरे नाटक को मील का पत्थर कहा जाता है, ठीक है। जगदीश चंद्र माथुर के सभी नाटक ऐतिहासिक कथानकों के आधार पर थे। मुद्रा राक्षस ने नाटकों की भाषा को हास्य की भाषा कहा जाता है। मुद्रा राक्षस के नाटकों की भाषा को हाशिए की भाषा कहा जाता है। क्लियर है? तो भाई साहब ये हो गई आपकी आज की क्लास, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। मिलते हैं कल अगली क्लास में,
आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।